हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड्स के दूसरे तरीके को डिस्कस किया है, जिसका नाम था सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड शुरू किया है डिस्कस करना। इस मेथड के अंदर दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। और रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड के अंदर आपको तीन तरीके देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला तरीका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, अगला तरीका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है और तीसरा तरीका क्लस्टर सैम्पलिंग है। इन तीनों में से हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड्स, इन दोनों को प्रीवियस क्लास में फिनिश कर लिया है। आज का क्लास हमारा होगा ऑल अबाउट द क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में, कि ये क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड्स होता क्या है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं और इस मेथड से कैसे सैम्पल का सिलेक्शन करने पर हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचते हैं और डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं इस मेथड के, इन बातों को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 7, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग को। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये क्लस्टर सैम्पलिंग, इसका मीनिंग क्या है। आफ्टर दैट हम बातें करेंगे इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो सी, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, समूह आप कह सकते हैं इसको। जब आप फर्दर ग्रुपिंग करते हो, फर्दर से मेरा मतलब है जब आप ग्रुपिंग करते हैं और जब आप वर्टिकली ग्रुपिंग करते हैं, नॉट हॉरिजॉन्टली करते हैं बट आप वर्टिकली ग्रुपिंग करते जाते हैं। पहले एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके कुछ सब ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उसके और सब ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये तरीका ना, ये जो आप बना रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर। और इस तरीके का इस्तेमाल हम सैम्पल चुनने के लिए करते हैं और इसी को हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग, इसका मीनिंग क्या है। सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये जो तरीका है, दिस मेथड इज suitable in large size of population। अगर हम ध्यान दें तो हम लोगों ने देखा कि ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था एंड दिस सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इन दोनों ही मेथड्स में एक डिमेरिट था। एंड द डिमेरिट इज़ कि इन दोनों मेथड को आप लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते। दोनों का एक एक पॉइंट हमने डिमेरिट में पढ़ा है कि स्ट्रेटिफाइड मेथड को आप तब यूज़ नहीं करोगे जब पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में भी हम लोगों ने एक डिमेरिट पढ़ा कि इस मेथड को भी हम तब यूज़ नहीं कर सकेंगे जब हमारे पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज होगा। तो सवाल है कि क्या सैम्पलिंग जो है वो लार्ज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में नहीं किया जा सकता है? देखिए, इसका जवाब तो है हाँ, किया तो जा सकता है। अब ये दो तरीके तो है नहीं जिसका इस्तेमाल आप लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन में करो। और याद करो तो अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर रैंडम सैम्पलिंग मेथड को भी आप यूज़ नहीं करते जब आपका पॉपुलेशन साइज लार्ज हो। तो इन सारी समस्याओं को हल करते हुए तीसरा तरीका है विच इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग, जो कि पर्टिकुलरली यूज़ होता है फॉर द लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप यूज़ करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। नाउ मूव ऑन टू कि यूज़ कैसे करते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले जो यूनिवर्स होता है वो, उसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं इनटू सम क्लस्टर्स एंड सैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं हर एक स्टेप में।
या इन हर एक आप कह सकते हैं कि एवरी सैम्पलिंग जो होता है, देखो अंडर दिस मेथड सबसे पहले आप पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो इनटू सम क्लस्टर्स एंड फ्रॉम विच सैम्पलिंग इज कैरीड आउट इन every single number of steps या every number of stages। ये जो पॉइंट है ये हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि हर एक स्टेज में सैम्पल जो है वो हम करते चले जाते हैं, सैम्पल आइटम को चुनते चले जाते हैं। इस मेथड में जो हम डिवीज़न करते हैं पॉपुलेशन का, क्लस्टर जो हम बनाते हैं, तो ये क्लस्टर जो है इसमें हम पूरे पॉपुलेशन को पहले तो डिवाइड करते हैं, पहले उनका डिवीज़न करते हैं एंड देन फिर हम उसको ही फर्दर उनका भी फर्दर सब डिवीज़न कर देते हैं। और जितने भी स्टेजेस में हम ये काम करते हैं, हर एक स्टेज में सैंपल जो है उसको हम चुनते जाते हैं और इस तरीके से हमारा सैंपल आइटम तैयार हो जाता है जिसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू डिवाइड एंड सब डिवाइड द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। इस मेथड का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपको पॉपुलेशन को किसी खास तरह की विशेषता के आधार पर डिवाइड करना हो और उनको सब डिवाइड करना हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग का, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक कंट्री है और आपको कंट्री से सैम्पल आइटम्स का सिलेक्शन करना है। तो कंट्री के पूरे पॉपुलेशन को सबसे पहले आप ग्रुप कर दोगे, एक ग्रुप बना दोगे, ठीक है। और फिर हर एक स्टेप में आप इसके पॉपुलेशन को क्या करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे। जैसे हो गया स्टेज 1 या स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या करा कि इस पॉपुलेशन, कंट्री के पूरे पॉपुलेशन को आपने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया। सपोज दैट आपने उसको राज्यों के आधार पर बांटा। अब स्टेट वाइज आपने पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड किया और हमारा मेथड कहता है कि जब आप डिवाइड करते हैं, बनाते हैं क्लस्टर, तो हर एक स्टेप में, हर एक नंबर ऑफ स्टेज में आपने क्या करना है, कैरीड आउट करते जाना है। क्या? सैम्पलिंग, सैंपल चुनते जाना है। तो जैसे यहाँ पे हमने स्टेज 1 में पूरे पॉपुलेशन को स्टेट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। सबसे पहले आप चुनेंगे, क्या चुनेंगे? सैंपल को। अब मान लीजिए कि स्टेट वाइज में हम लोगों ने एक स्टेट चुन लिया, जिसमें से हमने चुन लिया झारखंड। ये आपका सैंपल लिया गया पूरे पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में से एक स्टेट का पॉपुलेशन। फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसको डिवाइड कर चुके थे पहले स्टेज में, अब आप इसको स्टेज 2 में सब डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने इस पूरे पॉपुलेशन ऑफ द झारखंड स्टेट को क्या करा, फर्दर सब डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। सपोज हमने इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज बांट दिया। ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया, फिर उसको सब डिवाइड किया। अब यहाँ से आपको फिर से क्या करना होगा, तो सैंपल आइटम को चुनना पड़ेगा। अब जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने झारखंड चुना था, अब झारखंड की आबादी को जब आपने पुनः विभाजित कर दिया, बांट दिया डिस्ट्रिक्ट, जिला आधार पर, तो आप फिर से इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। लेट सपोज हम हजारीबाग चुनते हैं, ठीक है। अब चाहें तो इसको वापस से आप सब डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप डिवीज़न जो है वो कितना कर रहे हैं, कितने स्टेप्स में कर रहे हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनको डिवाइड करने का। मान लीजिए कि आपने स्टेज 3 ले लिया, और जिसको आप स्टेप 3 भी कह सकते हैं। आपने थर्ड स्टेप में फिर से
हज़ारीबाग के पॉपुलेशन को डिवाइड किया और अब की बार आपने उसको डिवाइड कर दिया ब्लॉक बेसिस पर, ब्लॉक वाइज। तो यहाँ पे जो आप डिवीज़न कर रहे हैं, देखें फिर से आपने ब्लॉक वाइज डिवाइड किया, इसमें से फिर से आपको एक ब्लॉक चुनना पड़ेगा। सपोज़ हमने एक ब्लॉक चुन लिया सदर, सपोज दैट। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं ज़रा देखें, यहाँ पे आपका सदर जो है वो हो गया क्या, सैंपल। इससे आप लोगे जानकारी और पूरे कंट्री के पॉपुलेशन को कंक्लूड कर दोगे। यहाँ पे हमने पूरे देश की जनसंख्या से सदर को कैसे चुना एज अ सैंपल, तो जो तरीका हमने चुना वो आपका क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड कहला रहा है। क्योंकि इस मेथड में हम देख रहे हैं कि हुआ क्या, तो हमने देखा कि सबसे पहले पूरे पॉपुलेशन का हमने क्लस्टर बना दिया। जितना क्लस्टर बनाना चाहें आप उतने क्लस्टर्स बना सकते हैं, और क्लस्टर बनाते हुए हर स्टेप में से आप सैंपल आइटम्स को चुनते जा रहे हैं, जो कि हमारे मेथड का पार्ट है। इस मेथड में होता यही है कि हम पहले पॉपुलेशन का क्लस्टर बनाते हैं और फिर हर एक स्टेप से हम लोग पॉपुलेशन में से सैंपल आइटम को सेलेक्ट करते जाते हैं और हमारा सैंपल तैयार हो जाता है। और इस तरह से सैंपल के बेसिस पर आपको जो भी जानकारी मिलती है उनको आप कंक्लूड करते हुए रिज़ल्ट प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी खास तरह से ही उसको बांटना होगा। पॉपुलेशन के आइटम्स जितने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, आप उनको अलग अलग विशेषताओं के आधार पर जितना स्टेप में चाहें उतने स्टेप्स में डिवाइड करें और हर स्टेप में से सैंपल आइटम को चुनते जाएं। ये तरीका इम्पॉर्टेंट मेथड है, इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसको हम लार्ज एरियाज़ में जनरली यूज़ करते हैं। नाउ ये जो, अच्छा एक चीज़ और, जैसे हमने पूरे पॉपुलेशन को, कंट्री के पॉपुलेशन को स्टेट वाइज बांटा। अब इन स्टेट में से जो झारखंड का, मान लो झारखंड स्टेट का हमने सिलेक्शन किया था, ये झारखंड का सिलेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, रैंडमली। आप रैंडमली कर रहे हो, वो रैंडमली हो रहा है, उसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है। झारखंड स्टेट को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा, इसमें से हमने हज़ारीबाग चुना। ये हमने कैसे करा, रैंडमली। ये हम लोगों ने रैंडमली चुन लिया। तो हर एक स्टेप में जो हम लोग सैम्पलिंग करते जा रहे हैं, ये सैम्पलिंग रैंडमली हो रहा है। सो इस वजह से ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे आप पॉपुलेशन के हर आइटम को इक्वल मौका दे रहे हैं कि वो सैम्पल आइटम के रूप में चुना जाए, और कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी पूरे पॉपुलेशन का पहले क्लस्टर बना रहे हैं और फिर जा कर के आप उसमें से सैम्पल आइटम को चुन रहे हैं। इस तरह से आपका ये मेथड, इसका मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आइए जानते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग का के मेथड के मेरिट्स क्या क्या होंगे। इस मेथड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फ़ायदा पहुँचेगा। तो सबसे पहला फ़ायदा, जो कि इस मेथड का मीनिंग ही बताता है, इस मेथड की मदद से हम लोग लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो दिस मेथड इज़ यूज़फुल फॉर सेलेक्टिंग सैम्पल आइटम्स थ्रू वेरियस स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस में आप सैम्पल आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं इस मेथड की मदद से। तो ये तरीका अपने आप में अच्छा तरीका है, जिसको जनरली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी लार्ज होता है। सो दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज़ लार्ज। इसके अलावा अदर मेथड्स नहीं हैं ऐसे जिनको आप लार्ज एरिया में यूज़ कर सकते हैं। सो ये इस मेथड का एक मेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट के, दैट इज़ फ्लेक्सिबल। ये जो मेथड है आपका रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड, इस मेथड में जो हम क्लस्टर सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये ना अपने आप में फ्लेक्सिबल है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड। क्यों? बिकॉज ये आपको योग्यता प्रदान करता है इस बात की कि आप जिस भी पॉपुलेशन की स्टडी करना चाहते हैं
उस पॉपुलेशन के आइटम्स को अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने स्टडी के नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है इस मेथड का कि आपने पॉपुलेशन को किसी खास तरह से ही डिवाइड करना है। तो चूँकि ये तरीका आपको अलाउ करता है पर्टिकुलर चेंजेस करना, सर्टेन चेंजेस करना, इसलिए इस मेथड को हम फ्लेक्सिबल कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी स्टडी कर रहे थे मान लीजिए, तो यहाँ पे हमने पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को पहले तो स्टेट वाइज बांट दिया, फिर हमने उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा, फिर ब्लॉक वाइज बांटा। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। पूरे कंट्री के पॉपुलेशन का क्लस्टर आप अलग तरीके से बना सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कैसी स्टडी कर रहे हैं। अब आपकी स्टडी का नेचर कुछ और है, तो वहाँ पे माइट भी आप पूरे पॉपुलेशन को ऐसे बांट सकते हैं कि देश में कितने अलग अलग धर्म के लोग हैं, आप इस तरह से क्लस्टर बना सकते हैं। आप क्लस्टर बना सकते हैं स्टेट वाइज, और उसके बाद आप बना सकते हो कि हर एक स्टेट में आप जो स्टेट लोगे, सैंपल में चुनोगे, उसमें कितने अलग अलग धर्म के लोग हैं, प्रजाति के लोग हैं। जो भी आपकी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के रेटिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, या किसी खास तरह की कंपनी के प्रोडक्ट, या किसी कार के ब्रांड के बारे में आप जानना चाह रहे हो कि लोग किसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, तो उस तरह के प्लेसेस में आप पूरे पॉपुलेशन को ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज ना बांट कर आप किसी और तरह से बांट सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि ये मेथड अच्छा तरीका है। एक तो लार्ज एरिया को कवर करने में मदद करता है, और दूसरा कि इस मेथड का इस्तेमाल करने पर आपको काफ़ी हद तक इस बात की चांसेस मिल जाती हैं कि आप पूरे पॉपुलेशन को अपनी सुविधा, अपनी स्टडी, अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड मेथड, जिसके ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरिट के, और यही 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड के गुणों को बतलाता है। नाउ मूव ऑन टू इस मेथड के डीमेरिट्स क्या क्या है। सिर्फ मेरिट्स तो नहीं हो सकते हैं, डीमेरिट्स भी हैं। और इस मेथड में क्या डीमेरिट्स हैं, अगर हम उसकी बातें करें तो सबसे पहला पॉइंट है ये तरीका एक्सपेंसिव है। इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड, ये तरीका एक्सपेंसिव है। सिंस सैम्पलिंग जो है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है इस मेथड के अंदर, राइट। इस मेथड में आप बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेजेस बनाते हो, हर स्टेज में सैम्पल आइटम्स को एक एक करके चुनते हैं आप। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, टाइम, पैसा, ये सारी चीज़ें काफ़ी खर्च होता है। तो क्योंकि ये मेथड लार्ज एरिया की स्टडी के लिए हेल्पफुल है, लार्ज एरिया की स्टडी को हम ज़रा डिटेल्ड फॉर्म में और वेरियस स्टेजेस में कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर इस मेथड को एक्सपेंसिव मेथड कहा जा सकता है। ये काफ़ी खर्चीला तरीका है। इसमें टाइम किस आधार पर, तो इट इज़ एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। इन तीनों ही मामलों में ये मेथड खर्चीला हो जाता है, और वो इस मेथड का एक डिमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो चांसेस होते हैं कि जनरली आपको लेस एक्यूरेट रिजल्ट मिले एज़ कंपेयर टू अदर मेथड्स जो कि हमने सैम्पलिंग के पढ़े हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस मेथड में आप सैम्पलिंग कर तो रहे हैं, लेकिन सैम्पलिंग करते वक्त, चुनते वक्त आपने बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए होते हैं। ये मेथड आपको बहुत सारे स्टेजेस में सैम्पलिंग जो है वो कैरिड आउट करने का परमिशन देता है या करना अलाउ करता है। तो अदर मेथड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप सिंगल स्टेप फॉलो करके सैम्पल का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये तरीका जो है वो कभी कभी आपको लेस एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है एज़ कंपेयर टू अदर मेथड्स से मिलने वाले रिजल्ट्स,
जो कि अदर मेथड्स हमने डिस्कस करे हुए हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, रैंडम सैम्पलिंग, इन सब में हम एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप फॉलो कर रहे हैं या बहुत से बहुत 2 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, और नहीं, सैम्पलिंग जो चुन रहे हैं वो हम सिंगल स्टेप में चुन रहे हैं इन तमाम मेथड्स में। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हम जितने स्टेप फॉलो कर रहे हैं हर स्टेप में सैम्पल चुन रहे हैं। यहाँ पे आप एक स्टेप ले रहे हो, सैम्पल चुन रहे हो, सेकेंड स्टेप फॉलो कर रहे हो, उसमें भी सैम्पल चुन रहे हो, थर्ड स्टेप है उसमें भी सैम्पल चुन रहे हो। तो सैम्पलिंग का जो सिलेक्शन है वो हम कर रहे हैं अंडर क्लस्टर सैम्पलिंग इन वेरियस स्टेजेस, और ये रीज़न हो जाता है समटाइम्स कि आपको गलत या फिर कम एक्यूरेट, कम सही रिज़ल्ट मिल पाते हैं, और इससे इस मेथड की जो क्वालिटी है वो थोड़ी घटती है, इसकी यूजेबिलिटी थोड़ी सी घट जाती है, जो कि इस मेथड के डिमेरिट को बतलाता है। और बस इन 2 पॉइंट्स के साथ हमारा जो डिमेरिट है ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड वो यहाँ पे फिनिश होता है। और डिमेरिट के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड ख़त्म हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि क्लस्टर सैम्पलिंग है क्या, एक ऐसा तरीका जो लार्ज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में यूज़फुल है। इसमें पूरे पॉपुलेशन का हम क्लस्टर बनाते हैं और हर एक स्टेप में से सैम्पल आइटम्स को चुनते जाते हैं। ये तरीके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये तरीका काफ़ी अच्छा है, इसके काफ़ी गुण हैं, लेकिन इस तरीके का डिमेरिट भी है। अदर देन दैट ये मेथड यूज़फुल है, यूज़ तो काफ़ी होता है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग फिनिश करने के साथ साथ हमने तीनों मेथड ख़त्म कर लिया है जो कि रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर आता है। और रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड को ख़त्म करने के साथ साथ हमने हमारे फर्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग को कंप्लीट कर लिया, विच इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सारा स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है। पहला मेथड ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और इसी के अंदर 2 तरीके थे। पहला कंप्लीट हो गया था, दूसरे मेथड के 3 तरीके थे, और इन तीनों को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके फिनिश कर लिया है। इसके साथ फर्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सैम्पलिंग के दूसरे तरीके को डिस्कस करेंगे जो कि है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब तक हम लोगों ने जो भी मेथड्स डिस्कस किए हैं उन तमाम मेथड्स में आप देखोगे तो रैंडम मेथड का इस्तेमाल हो रहा था कहीं ना कहीं, इसीलिए ताकि पॉपुलेशन में मौजूद हर एक आइटम को हम इक्वल चांस दे सकें कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। अब दूसरा तरीका जो होगा वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल अलग है। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ हम सारे आइटम्स को इक्वल चांस दे रहे हैं, वहाँ हम सबको इक्वल चांस नहीं देते, और ऐसा करके भी आप सैम्पल का सिलेक्शन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, और पॉपुलेशन की स्टडी को कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।